नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव दिखाई दिया है आज के दिन। अगर आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में खास तौर पे निफ्टी बैंक में दिन के ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी गिरावट आती हुई नजर आई है। आज की खास बात यह है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये ट्रेंड आज के दिन फिर से कंफर्म होता हुआ पिछले 2-3 सेशन से भी हम देख रहे हैं और आज फिर से यही देखने को मिला है। लेकिन खास तौर पे जब ऊपर के लेवल्स भी बहुत अच्छी खासी मार्जिन के साथ निकलते हुए दिखाई दें और फिर उसी तेजी से बाजार नीचे आए तो ये संकेत थोड़ा सा खतरे की घंटी बजाने वाली बात होती है। एफएमसीजी, फार्मा, मेटल ये कुछ और सेक्टर है बैंक के अलावा जो कमजोर हुए हैं। विदेशी बाजारों में भी कुछ गिरावट का रुख है। वीकेंड फैक्टर शायद हर जगह थोड़ा बहुत हावी होता हुआ और खास तौर पे हमारे बाजार में अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में देखें तो साफ तौर पे करंट सीरीज में तो नई पोजीशंस बहुत ही कम बनती हुई नजर आ रही है। ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन पोजीशन बिल्डअप बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और हालात खस्ता है लेकिन बेहद अहम लेवल पर बाजार आते हुए भी दिख रहे हैं और वो है 9100 का। हालांकि 9100 के थोड़ा नीचे फिसले, हम 9088 का लो जरूर बनाया है लेकिन इस हफ्ते के लोज अभी तक टूटे नहीं है। और दूसरी बात है कि 9100 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो फिर भी उतने बुरे नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 7 सेशन जो मैंने अब तक देखे वो 7 सेशन तो कम से कम 9100 के नीचे हमने क्लोजिंग नहीं दी। तो क्लोजिंग के लिहाज से ये लेवल अहम है। इन लेवल्स पर ही गिरावट रुक जाती है, थम जाती है, हफ्ते का आखिरी दिन थोड़ी रिकवरी आती है यानी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 9183 का हाई बनाया तो लगभग ऊपरी स्तरों से निफ्टी फिसला 100 पॉइंट और सेंसेक्स में 350 से 400 पॉइंट की गिरावट हुई है। मिड कैप शेयर काफी मजबूत है, सुबह दम तोड़ा है इन्होंने भी, हालांकि गिरावट वहां थोड़ी कम है। और बैंक निफ्टी एक बात कहनी होगी, 21,400 का जो अहम लेवल है उसके बेहद करीब पहुंचा। आज भी 21,386 कुछ सेकंड्स के लिए 21,400 के नीचे फिसला है। तो कमोवेश कर सकते हैं कि 21,400 पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है और वहां से लगभग 80 अंक ऊपर है। प्रदीप, चलिए आपको बताते हैं आज आखिरी सौदा में कहां होगी हमारी नजर। एफएनओ बैन के खेल पर खास चर्चा लेकर आएंगे आपके लिए। साथ ही आईटी सेक्टर पर जाने माने आईटी एक्सपर्ट भाविन शाह से होगी खास बातचीत। खास तौर पे फोकस होगा इस बात पे कि विप्रो अपने कर्मचारियों को निकाल रहा है और दूसरी कंपनियों से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा भी जुड़ेंगे हमारे साथ। फ्रांस के चुनावों का भारतीय बाजारों पर क्या असर है ये भी पूछेंगे उनसे। और रोज की तरह अभी कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट, 3 बजे लेकर आएंगे निफ्टी कॉल। 3:15 पर बीटीएसटी भी होगा। ओके, तो ये सब कुछ होगा आज के सेशन में आपके लिए। लेकिन बता दें आपको एक्शन कहां है, आज कौन से स्टॉक्स हैं जो बजिंग के तौर पर आज तेजी और मंदी दिखा रहे हैं। पहले दिग्गजों की बात करें, हालात बहुत बुरे होते हैं अगर रिलायंस इतना मजबूत नहीं होता। रिलायंस की मजबूती आज इतनी जबरदस्त होने के बावजूद बाजार कमजोर है। 2.5% मजबूत है रिलायंस। भारतीय इंफ्राटेल में तेजी है। एचडीएफसी बैंक नतीजों के बाद हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक्स मजबूती के साथ। वहीं कमजोर शेयरों में सन फार्मा जो इनके दादरी प्लांट पर रिपोर्ट्स आई है यूएसएफडी की इंस्पेक्शन के बाद वो दबाव बनाती हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रॉफिट बुकिंग, आईटीसी में भी वैसा ही रुझान है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन वाले स्टॉक जय भारत मारुति कल सर्किट लगा था, रिजल्ट्स के बाद आज फिर से फॉलो बाइंग। आईटीडीसी यहां पर सरकार विनिवेश कर देगी, पूरी तरह से बाहर निकलेगी, 3 महीने में काम हो जाएगा। स्टॉक में तेजी। मैस्टेक में नतीजों के बाद आज फिर से तेजी बनती हुई दिख रही, कल भी मजबूत था। और बजाज हिंदुस्तान, तमाम शुगर शेयरों में तेजी है। बजाज हिंदुस्तान यूपी से जुड़े हुए ये शुगर शेयर जो यूपी के मंत्रिमंडल ने कल फैसला लिया कि केंद्र सरकार तय करेगी शुगर केन यानी कि गन्ने के दाम, ठीक उसी तरह से जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया जाता है, यानी कि शुगर मिलों को सस्ता गन्ना मिल पाएगा। इंडिया बुल्स वेंचर यहां पर भी तेजी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। वहीं कुछ और मजबूत शेयर, होटल शेयरों में जबरदस्त तेजी है। होटल लीला दमदार प्रदर्शन करता हुआ। रूपा एंड कंपनी, डॉलर इंडस्ट्रीज आज से एनएसई पर लिस्ट हुआ, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से। रूपा भी वैसा ही था, पहले कलकत्ता में था, यहां लिस्ट हुआ, आज यहां तेजी होती हुई दिख रही है। रेलीगेयर, न्यूलैंड लैब्स, आईटीआई जैसे शेयरों में थोड़ी खरीदारी। आज के सेशन में कमजोर शेयर ज्योति स्ट्रक्चर फिसलता हुआ, आर्चीज, वरुण बेवरेजेस ये एक और स्टॉक है जहां पर आज नुकसान होता हुआ दिख रहा है। डायमंड पावर, इंडिया सीमेंट वायदा कारोबार के बैन में आ गया कल की बड़ी तेजी के बाद, और बैन में आने के बाद तेजी की पोजीशंस कम होती दिख रही। 4% स्टॉक नीचे, ओपन इंटरेस्ट में भी 10% की गिरावट है आज। और आइए चार्ट पे नजर डालते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में एक खास बात जो मैंने शुरुआत में आपसे कही कि वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। आज की रेंज आप देखिए, जब आप पिछले कुछ दिनों की रेंज को देखते हैं और टेक्निकली ये तय करने की कोशिश करते हैं कि आज बड़ी सी बड़ी उतार चढ़ाव अगर बाजार में आए तो कितना आ सकता है। आज की रेंज जो दिख रही थी 9190 और नीचे 9070, 120 पॉइंट की रेंज मैक्सिमम दिखती है। और
बहुत ही कम केस में होता है कि आप दोनों तरफ के इन लेवल्स को टच करने की करीब करीब कोशिश करें। आज वो देखने को मिला है। अगर आप देखिए 9180 के आसपास आपको हाई बनता हुआ दिख रहा है और 90 के करीब लो बनता हुआ दिख रहा है। तो जब दिन की मैक्सिमम प्रोजेक्टेड रेंज में मार्केट घूमता है उस दिन आपको साफ तौर पे समझना चाहिए कि बाजार बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है और बहुत ही अनिश्चितताओं से गुजर रहा है। लेकिन ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं इसको फिलहाल इग्नोर कीजिए। इस पर हम आगे आते हैं। ये देखिए, अब आपको ये ट्रेंड लाइन सही तौर पे दिखाई देंगी। पिछले 7-8 सेशंस हैं, ये हफ्ता और पिछला हफ्ता, कुल मिलाकर बाजार की रेंज कैसी दिख रही है? क्लियरली लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स भी। यहां पर भी आप देखिए, इंटरेस्टिंगली ये जो दायरा है वो फैलता जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं। और ये फॉर्मेशन जब बनता है तो थोड़ी सी इसकी वजह से चिंता होती है। ये भी बाजार की कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाता है। तो फिलहाल निफ्टी का ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, ऊपर की तरफ से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। अब ये अर्ली चार्ट पे आज का ट्रेंड यहां से शुरू हुआ था। आज का ट्रेड ये हमने शुरुआत में ही हाई बनाया है, उसके बाद नीचे आए और फिर लगातार नीचे आते जा रहे हैं। आज रुकावट कहां आई? इसी ट्रेंड लाइन में ऊपर की तरफ। तो ये जो पिछले 1.5-2 हफ्ते पुरानी ट्रेंड लाइन है, इसी में ऊपर की तरफ आपको ये रुकावट दिखाई दी। और हमने कल आपको बताया था कि बाजार कोशिश कर रहा है, बेयर जोन में आ चुका है, वहां पे टिकता है या नहीं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये आप देखिए आज फिर क्या हुआ, हमने कोशिश की दिन के दौरान बेयर जोन से बुल जोन में जाने की बॉलिंगर पे, लेकिन नाकाम हुए, फिर से नीचे आ गए। और ये पूरा हफ्ता अब हमने बॉलिंगर के मिड पॉइंट के नीचे गुजार दिया है, जो संकेत कमजोरी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रेकडाउन शायद आपको अभी यहां पर क्लियरली होने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये निफ्टी बैंक इस वक्त आपके सामने है और यहां भी हमने आपको कल कहा था कि बॉलिंगर में ये बेयर जोन में जाता हुआ दिख रहा है, पर सपोर्ट मिला है, तो वो आज भी होल्ड किया है। यानी यहां पर जब तक, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि 11,400 का एक लेवल जब तक टिका रहता है तब तक आपको निफ्टी बैंक में शायद नीचे की तरफ सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन यहां पर भी जो फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है खास तौर पे, ये अब डेली चार्ट पे आप देखिए, पहले हमने निफ्टी पे आपको जो बताया वो तो इंट्राडे था, ये डेली चार्ट पे आप फॉर्मेशन बनते हुए देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। और ये क्या दिखा रहा है आपको कि रेंज लगातार बड़ी हो रही है। तो ये जिसको आप मेगाफोन फॉर्मेशन भी कहते हैं, जब इस तरह की एक फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखाई दे, और वो भी तब जब एक अच्छी तेजी के बाद इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। ये देखिए, आप पीक पर आए हैं, अच्छी तेजी बताई है और फिर ये फॉर्मेशन बन रहा है। ये आपको बता रहा है कि बाजार यहां पे थक रहा है। ऐसे में 21,400 का लेवल, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं बल्कि मध्यम अवधि के लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये 21,400 बहुत ही अहम बन गया है। अगर आप इसके नीचे जाते हुए बाजार को देखें और इसके नीचे बंद हो जाता है तो फिर ये एक अच्छे करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अब ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। लगातार जिस तरह के ट्रेंड, जिस तरह का फॉर्मेशन उभर कर सामने आ रहा है। हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर आज क्या कर रहा है ये वो भी देखते हैं। ब्रॉड मार्केट कल 62 पे था। आज दिन में शुरुआत में अगर आपने इसको देखा होता 9 बजे के आसपास, तो हम 65-70 की तरफ जा रहे थे और दिन के आखिर में कहां आ गए? 48 पे। तो दिन के दौरान धीरे धीरे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी लगातार मुनाफा वसूली का ट्रेंड मजबूत हुआ है। बिल्कुल, तो ये है इस वक्त का रुझान। और इस रुझान के साथ साथ एक बात बता दूं, इस वक्त बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो एक बात अच्छी दिख रही है वो ये कि 9,100 के नीचे बाजार वक्त बिताने के मूड में नहीं है। भारी उतार चढ़ाव के बाद अब थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर रिकवरी आने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर आखिरी 1 घंटे में रिकवर हो, थोड़े अच्छे बंद हो जाए, 9,100 के नीचे तो ना हो कम से कम, और 9,150 के आसपास या मामूली हरे निशान में भी बंद हो जाए तो बुरे नहीं होंगे। लेकिन अभी वो देखना होगा, मंजिल दूर है, 20-22 पॉइंट दूर है निफ्टी इस वक्त हरे निशान से। आइए किरण जाधव से बात करें, हमारे साथ हैं सीएमडी प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के। लॉन्ग या शॉर्ट कहां करें, इन सब चीजों पर लॉन्ग साइड पर पोजीशन बनाने के लिहाज से एक स्टॉक जो मजबूत दिख रहा है वो है सन टीवी। कल भी भागा था, सीएलएसए और क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के बाद 1,000 रुपए प्लस के टारगेट्स आते हुए दिखे, तो लोगों को लगा 1,000 रुपए आने में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट्स अपने जल्दी हासिल कर लेना चाहता है। किरण, 4% स्टॉक मजबूत है और 15% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में, खरीदें? खरीदना मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हमने पिछले 4 दिनों से 800 से 935 की लेवल देखी है, तो रिस्क रिवर्स प्रोफाइल में बैठेगा नहीं। पर जिनके पास है उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और नजदीक वाला स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 910 का लेवल रहेगा। जब तक 910 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं। जो आप 1,000 की बात कर रहे थे, 1,000 के बहुत करीब आपको ये स्टॉक कल या परसों तक देखने को मिल सकता है।
ओके, कुछ और स्टॉक्स पे कहां हो रही है तेजी मंदी, ये तो जानेंगे, लेकिन परेश सुखठानकर इस वक्त HDFC बैंक के नतीजों पर जानकारी दे रहे हैं मीडिया को। आइए सीधे चलते हैं वहीं। Sort of gone from 18,862 to 21,560 crores. Net revenues have grown by 21.1% to reach 12,501 crores. As you know, the largest component of net revenues tends to be net interest income, which is approximately 73% of net revenues. Net revenue growth was again at 21.5% and went from 7,450 crores to 9,055 crores. This NII growth was driven by average asset growth of a little over 19% and a net interest margin which bounced back quite sharply to a core NIM of 4.3%. Other income, which constitutes 27.6% of net revenues, grew by 20.3% to touch 2,865 crores. The largest component of other income tends to be fees and commissions, which grew by 16% from 2,172 crores in the corresponding quarter of last year to 2,523 crores. Moving on to operating expenses. Operating expenses were, in terms of growth, were held back, and with a growth of 13.9%, which touched 5,220 crores in terms of operating expenses. The cost to income ratio for the quarter was 42.4% as against 44.9% for the corresponding quarter of last year. Provisions and contingencies were up. They were at 1,262 crores as against 662 crores. So that was an increase which I'm sure all of you would have noted. So let me spend a minute on that. So if you look at it, whether you look at it year on year or you look at it on a sequential quarter basis, provisions were up about 550 crores, for instance, on a sequential basis. Of that 550 crores of increase in provisions sequentially, 270 crores were on account of general provisions for standard assets. And that reflected the strong almost 60,000 crore increase in advances during this quarter. So again, of the 550 growth sequentially in provisions, 270, which is pretty much half, came from the increase in general provisions. Of the balance, again, about 100 crores is the spillover impact of what would have been provisions on the NPLs which got spilt over from the previous quarter into this quarter because of the dispensation relating to demonetization which was permitted by the RBI in the last quarter. And therefore, when you look at it on a comparative basis between there is a sequential quarter, the December quarter and this quarter, if you sort of push that back 100, then of that balance 250, 270 crores, actually the gap narrows to about 70, 80 crores, which is about a 15% increase. So was there a 15% net adjusted increase on a sequential basis? Yes, but it gets exaggerated by the large increase in the general provisions, which is a result of the loan growth, and the fact that there was this dispensation for small loans less than 1 crore, which meant that about 240 crores of NPLs which did not get recognized spilled over into this quarter, and there would have been about 100 crore provisioning relating to that. प्रोविजन के डिटेल यहां पर खासतौर पे HDFC बैंक के नतीजों पर मैनेजमेंट की ओर से हमें मिल रहे हैं, और अगर आप देखें तो आज HDFC बैंक पे नतीजों के बाद लॉन्ग बनते हुए नजर आए हैं। कैश मार्केट में भी देखिए दिन के हाईस पे क्लोजिंग की तैयारी है। किरण, लॉन्ग करेंगे? बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए। आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीबन 7% का बढ़ता नजर आ रहा है। वॉल्यूम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और जैसे आपने कहा रिजल्ट के बाद तो वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो डिमांड और पावरिंग सप्लाई का बिल्कुल सिनेरियो दिख रहा है। मेरा मानना है कि इजीली 1525, 1530 के टारगेट्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, अच्छा, रियल एस्टेट में देखिए DLF जबरदस्त लॉन्ग यहां भी बन रहे हैं, करीब 13% के आसपास अब तक। इंटरेस्टिंग है, क्या लगता है?
ये भी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग एंगल से यानी एक पोजिशनल व्यू सोमवार या मंगलवार तक के अगर कोई लेना चाहता है तो 176 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करने चाहिए। 193, 197 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। शुक्रिया किरण आपका, थैंक यू सो मच। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ थिदानी और मानव चोपड़ा, साथ ही FNO बैन में लगे हुए स्टॉक्स के खेल पर एक खास पेशकश भी। स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार 9111 पे निफ्टी यानी यहां पर 9100 के लेवल को अभी भी टेस्ट करने की कोशिश जारी। 21,500 के करीब पहुंचता हुआ निफ्टी बैंक मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव। निचले स्तरों पे कोशिश यही है कि 9100 के ऊपर कम से कम मार्केट बंद हो जाए। हफ्ते के आखिरी दिन कारोबार आज थोड़ा हल्का होता हुआ। कुछ खास स्टॉक्स पे अगर हम नजर डालें आज और उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ थिदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राठी के VP इक्विटी एडवाइजरी और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के टेक्निकल हेड मानव चोपड़ा भी। एक स्टॉक जिस पर आज मेरी नजर है और वो है जी शिपिंग। इनफैक्ट कल ही हमने इसके चार्ट्स देख करके समझने की कोशिश की थी और बहुत तगड़ा ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा था। आज दूसरे दिन लगातार आप देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। अब तक यानी आखिर के पौने घंटा बाकी रहते औसत से 10% ज्यादा यहां पर तेजी वॉल्यूम हो चुके हैं। और ये चार्ट थोड़ा सा आप लंबा करके देखिए तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरह की तेजी यहां पे दिखाई दी है। इस हफ्ते करीब 11% ये स्टॉक अब तक बढ़ चुका है और आज जाते जाते फिर से खरीदारी का रुझान मजबूत होता हुआ निचले स्तरों से। ये भी आप देख सकते हैं। मानव, क्या लगता है एंट्री लेनी चाहिए? आज करेक्शन हुआ लेकिन फिर से सपोर्ट आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम जी शिपिंग का फॉर्मेशन देखें, जैसे आपने क्लियरली बताया, कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम के बाद एक मंथली लेवल से ब्रेकआउट हम देख पा रहे हैं। एंड अगर हम देखी भी तो वीकली और मंथली जो ऑसिलेटर्स है काफ़ी टाइम के बाद बाय मोड में आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम देखें तो अभी शुरुआत हुई है और मे बी जस्ट शुरुआत के स्टार्ट में है। सो अभी भी यहाँ से हम काफ़ी अपसाइड देख सकते हैं। बल्कि ऐसे ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखते भी है तो स्टॉक काफ़ी टाइम तक एक अच्छी अपसाइड मूव और रैली देख पाते हैं। कहीं ना कहीं जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर में से भी अगर हम देखें जी शिपिंग ने काफी हद तक अच्छा आउट परफॉर्म किया है। काफी टाइम से एक हायर बेस बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। सो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रेकआउट डेफिनेटली सस्टेन हो सकता है। 450 का एक इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट है। सो 450 का पोजिशनल स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। मेरा ऐसा मानना रहेगा कि एटलीस्ट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में 1 से 2 महीने में स्टॉक 520 और 545 के हम टारगेट देख पाएंगे। ओके, तो बाजार में और भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पे तेजी और मंदी हो रही है। आप निफ्टी और निफ्टी बैंक से बाहर निकलकर अगर देखते हैं तो, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जिस पर आज हमारी नजर है, आप देखते होंगे FNO के ट्रेड में रोज कुछ शेयर बैन लिस्ट में चले जाते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है लिस्ट लंबी होती जाती है और इस वक्त भी मेरा ख्याल है आज भी आपको कुछ 8-10 स्टॉक बैन में आराम से मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप ये देखें कि ये जो 13 शेयर है दरअसल आज बैन लिस्ट में शामिल, इसकी वजह क्या है? क्या इस बैन लिस्ट के खेल के पीछे कोई राज है? ये हमने समझने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं हमारी एक खास चर्चा। हमारे साथ moneycontrol.com के एडिटर संतोष नायर जुड़ चुके हैं और CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और सुबह सुबह देखिए, हर रोज जब आप CNBC आवाज देखते हैं तो हम आपको बताते हैं कई शेयर बैन लिस्ट में है। तो सबसे पहले तो समझना जरूरी है ये बैन लिस्ट होती क्या है। तो अनिल, आप बताइए सरल भाषा में ये बैन लिस्ट दरअसल होती क्या और इसकी महत्वता क्या है? देखिए, वायदा कारोबार में आप कितनी पोजीशन बना सकते हैं, इसको लेकर एक्सचेंजेस ने नियम बनाए हुए, सेबी ने नियम बनाए हुए। ऐसा नहीं कि आप जितनी चाहे मर्जी आए उतनी पोजीशन बना लें, वो पोजीशन खुली रखें, क्योंकि अल्टीमेटली वो पोजीशन की भी लिमिट्स होनी चाहिए। और उस लिहाज से जब भी उस लिमिट को ये स्टॉक्स क्रॉस करते हैं तो दिन के अंत में NSE अपनी लिस्ट निकालती है और कहती है कि देखिए, इन शेयरों में जितनी पोजीशन आप ओपन रख सकते थे उतनी हो गई है, अब और नई पोजीशन नहीं बनाई जा सकती। और तब हम कहते हैं कि ये स्टॉक बैन लिस्ट में आ गया। अब इसमें एक तो बैन जो होता है वो ओवरऑल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होती है कि पूरे मार्केट में कितनी पोजीशन बनाई जा सकती है, और ये पोजीशन बनती है स्टॉक के वॉल्यूम के लिहाज से और स्टॉक के फ्री फ्लोट के लिहाज से। दूसरी पोजीशन जो होती है वो हर एक ब्रोकर या हर एक क्लाइंट के लिहाज से होती है,
क्लाइंट वाइज लिमिट भी होती है और ब्रोकर वाइज लिमिट भी होती है, ताकि किसी एक क्लाइंट के पास या किसी एक ब्रोकर के पास जरूरत से ज्यादा पोजीशन ना बने। लेकिन जिस बैन लिस्ट का हम जिक्र करते हैं वो बैन लिस्ट होती है ओवरऑल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की, जो कि उनके 30 दिनों के वॉल्यूम के लिहाज से या फिर फ्री फ्लोट के लिहाज से बनाई जाती है। तो एक्सचेंजेस ये नियम बनाए हुए हैं और हर कोई भी ये पता लगा सकता है, और हर बार एक्सचेंजेस जो मार्केट वाइड ओपन लिमिट है उसका खुलासा करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कितनी पोजीशन बनने के बाद स्टॉक बैन में आएगा। तो देखिए, एक्सचेंजेस ने तो नियम बना दिए, लेकिन इन नियमों को तोड़ मरोड़ रहे हैं कुछ ऑपरेटर्स। कैसे हो रहा है खेल इस समय बैन लिस्ट में ले जाने का, निकालने का, शेयरों को चलाने का, गिराने का, ये समझाएंगे अब moneycontrol.com के एडिटर संतोष नायर जी। बहुत बढ़िया एक लेख लिखा है, आप लोगों को जब समय हो तो जरूर जाइएगा moneycontrol.com पर और पढ़िएगा इस लेख को। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं संतोष जी, पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझाइए, हो क्या रहा है बाजार में। तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये कुछ ब्रोकर्स को सेलेक्ट करते हैं, ब्रोकर्स के अपने क्लाइंट्स होते हैं, वो जो क्लाइंट्स होते हैं काफी टाइम फर्जी क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ उनका नाम देना पड़ता है। और इन लोग क्या करते हैं, जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें ट्रेड करते हैं। जब ये पोजीशन लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो एक्सचेंजेस है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर्स दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके वो लिमिट पे अराइव करते हैं। तो ये फ्यूचर्स में आपको पोजीशन क्रिएट करना थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि मार्जिन काफी सख्त होते हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में, आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में आप पोजीशंस खड़ा कर रहे हैं, तो इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है एक लेग में थोड़ा कम है। तो इसीलिए उसमें जो है उन लोग बहुत ज्यादा पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कम से कम मार्जिन देके, और उसको क्लोजर टू क्या कहते हैं जो ओवरऑल लिमिट है वहां तक उसे पुश कर सकते हैं। अब एक बार ये जो बैन में चला गया, ये जो फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकते। तो जब इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकते, आपको इसके जो स्पॉट प्राइस है उसे आपको ऊपर करने में थोड़ा आसानी होती है। तो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कई शेयरों में एक एक दिन में 30-30, 40-40% तक की तेजी या फिर मंदी देखने को मिली। अनिल, एक आध उदाहरण देके समझाइए, खासतौर पर मुझे जो 2-3 उदाहरण याद आते हैं इन्फीबीम के और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के, थोड़े उदाहरण देके समझाइए हो क्या रहा है पूरा बाजार में। बेसिकली आइडिया क्या है, अगर ऑपरेटर को ये लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरना नहीं चाहिए या बढ़ना नहीं चाहिए, और जब वो चाहे तब बढ़े या गिरे, तो उस लिहाज से आर्टिफिशियल पोजीशन बनाई जाती है। और वो आर्टिफिशियल पोजीशन, जैसा संतोष कह रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी, यानी कि जैसे फर्ज कर किसी शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपए, तो कायदे से होना क्या चाहिए, 100 रुपए के आसपास ज्यादा कारोबार होना चाहिए। 100 रुपए के आसपास के पुट या कॉल ऑप्शन है ज्यादा से ज्यादा 90 या 80 नीचे की तरफ, ऊपर 110, 120, इस रेंज के पुट या कॉल ऑप्शन एक्टिव होने चाहिए। ठीक बात है। लेकिन ये करते क्या है, 140, 150 का कॉल ऑप्शन या फिर 70, 60 का पुट ऑप्शन, वहां पर जाकर ट्रेड करेंगे, कम प्रीमियम में ट्रेड होगा और स्टॉक को बैन में लाया जाता है। फिर होता क्या है, जब बैन में आ गया तो ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, आम ट्रेडर्स दिन के दौरान ही खाली ट्रेड कर सकते हैं, ओवरनाइट नई पोजीशन कैरी नहीं कर सकते। और बैन में एक और चीज है, बैन में अगर आपने ट्रेड किया और आपकी पोजीशन ओपन रहेगी तो एक्सचेंज भारी भरकम पेनल्टी लगाते हैं। ठीक बात है। तो फिर क्या करते हैं ब्रोकर्स, क्या करेंगे, जो स्टॉक बैन में आ गया उसकी लिमिट 0, आपको दिन के दौरान ट्रेड ही नहीं करने देंगे। तो फिर पूरा का पूरा गेम उन लोगों के हाथ में जो इसको बैन में लेकर आए। तो अब वो अगर समझिए तेजी की पोजीशन बनाकर वो बैन में लाए और उस स्टॉक को नीचे नहीं जाने देना है, तो कभी किसी दिन कैश मार्केट में दमदार खरीदारी करेंगे और फिर ओपन इंटरेस्ट कम करवाएंगे, वो बैन से बाहर निकलेगा। ठीक उसके विपरीत कभी कभी ऐसा होता है कि बैन में स्टॉक इसलिए आता है कि मंदी की पोजीशन जबरदस्त बनती है। सही बात। और मंदी की पोजीशन कैसे बनती है, एग्जांपल इसी सीरीज का ले लें, इन्फीबीम, उज्जीवन स्टॉक में इसी सीरीज से शुरू हुए, इन्फीबीम सबसे बढ़िया एग्जांपल है। सही बात है। इन्फीबीम जैसे ही आया स्टॉक में मंदी होना शुरू हुई, दूसरे या तीसरे दिन मेरे ख्याल से इन्फीबीम बैन में आ गया। यानी कि किसी ने इतना शॉर्ट किया, कैश मार्केट से 40 और 50 रुपए डिस्काउंट पर एफएनओ में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बैन में आ गया। सबसे बड़ी बात यह है हेमंत, तेजी वाले स्टॉक तो फिर भी जल्दी से बैन से बाहर निकल जाते हैं, मंदी वाले इतना आसानी से निकलते नहीं, क्योंकि मंदी की पोजीशन कटती नहीं। और इन्फीबीम यही वजह कि आप देखिए पूरे सीरीज में अभी तक बैन में बना हुआ है। तो ये तरीका है
स्टॉक को बैन में लाने का, ताकि किसी और को प्राइस में मैनिपुलेशन न करने दिया जाए, वो जो चाहे वही करेंगे। सही बात है। तो पूरा का पूरा जो खेल है उसको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं ये ऑपरेटर्स। तो एक बात तो तय है, एक्सचेंजेस को तो ये पता है, एक्सचेंजेस को कुछ ना कुछ नए रूल निकालने चाहिए। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए संतोष जी? क्या इस तरह के उदाहरणों को अब सेबी को भी इंटरवीन करके देखना चाहिए और पता करना चाहिए ये कौन से ब्रोकर्स हैं जो बाजार को अपने लिहाज से घुमा रहे हैं? हाँ, तो वो तो उनको तो क्लाइंट जो मॉनिटरिंग है वो तो करना ही है। और दूसरा क्या है, जो डेप्थ जो है, जिसमें वॉल्यूम्स काफी हो रहे हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, लेकिन जो उसका कंसंट्रेशन जो है वो काफी टॉप जो कि 100 ब्रोकर्स है उसी में ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम होता है। ये इंटरनेशनल ट्रेंड भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब मामले में सेबी को थोड़ा देखना चाहिए कि अगर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कितने क्लाइंट्स है और क्लाइंट्स जो है जेन्युइन है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से वहां पे वो मॉनिटरिंग थोड़ा और टाइट कर सकते हैं। इसमें सिंपल है हेमंत कि अगर ब्रोकर वाइज लिमिट है कि 15% से ज्यादा ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट एक ब्रोकर के पास नहीं हो सकता, या 10% से ज्यादा एक किसी क्लाइंट कोड में नहीं हो सकता, तो आपको उसको और थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। अब इसको टाइट करने में रिस्क एक ही है। रिस्क क्या है कि हो सकता है स्टॉक में वॉल्यूम कम हो जाए, लिक्विडिटी कम हो जाए, लेकिन जनरली आप देखेंगे जनरली बैन में वही स्टॉक जाता है जो लिक्विड है। हाँ। तो इसलिए अगर आप लिमिट कम भी कर देंगे ब्रोकर वाइज तब भी दिक्कत की बात नहीं है, करनी चाहिए। तो स्पेशली उन स्टॉक्स में करनी चाहिए अभी जो बार बार लिमिट में आ रहे हैं। मेरा यही सवाल अभी क्या है, अभी क्या एक फिक्स हो गया, एक ही रूल है सबके लिए। हाँ। करना क्या चाहिए, जो स्टॉक्स बार बार बैन में आते हैं उनके लिए अलग रूल बनाया जाए कि भाई अगर 12 सीरीज है एक साल की, 12 सीरीज में से 6 सीरीज में एक स्टॉक बैन में आता है, तो उसके लिए रूल अलग होगा, और जो नॉर्मल है उनके लिए रूल अलग होगा। वो करेंगे तभी जाकर आप बार बार बैन में जो स्टॉक को लाया जाता है उसे बंद कर पाएंगे। ये बहुत सही सुझाव है, एक्सचेंजेस को इसको सुनना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। इनफैक्ट जब हम इस स्टोरी को ऑन एयर लाने की बातचीत कर रहे थे तब भी हमने यही एक सुझाव था जिस पर अपने अंदर ही अंदर चर्चा करी थी। संतोष जी, ये 10-12 स्टॉक लिस्ट इनकी सबको पता है, और यही शेयर हैं जो हर सीरीज में आप देखिए कुछ तो शुरू में ही बैन में आते हैं, पहले दिन होती है सीरीज शुरुआत और पता चला बैन में आ गए। इनके साथ क्या करना चाहिए? क्या एफएनओ से इनको बाहर कर देना सही विकल्प है, या फिर जो अनिल जी बता रहे हैं कि सीमा चेंज करें? आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? तो उसमें एक रूल है एनएससी का जो कहता है कि अगर लगातार 1 महीने में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेज बैन में रहा। अब जो सिग्निफिकेंट है कितना है उन्होंने नहीं कहा है, जो थोड़ा लूज है वहां पे। तो अगर ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेज 1 महीने में और लगातार 3 महीने ऐसे ही चलता रहा तो कई शेयर हैं तो आ रहे हैं, तो ये 1-2 उनको रूल जरा इंटरप्रेट करना चाहिए और 1-2 स्टॉक्स को ऐसे उन्हें एक्सक्लूड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि शायद ये इंसिडेंस जो है कि जबरदस्ती जो उन लोग बैन में डालते हैं ये थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो लगातार बैन में रहे फिर भी उनके अगेंस्ट अभी भी वो एफएनओ लिस्ट में है। और उसकी भी वजह है संतोष, वजह ये है कि जब रूल्स क्लियरली डिफाइंड है और आपको पता है लगातार 3 महीने बैन में रखेंगे तो एक्शन हो जाएगा, उन रूल्स को भी उन रूल्स को भी ब्रेक किया जाता है कि भाई तीसरा महीना चल रहा है, चलिए फटाफट थोड़ा बैन से टाइम के लिए निकाल दें, 2-4 दिन के लिए निकाल दें ताकि रूल्स में पकड़े न जाए। तो रूल्स रेगुलेशन सबको पता है, उसी के बीच में ऑपरेटर्स खेल रहे हैं और लोग फंस रहे हैं। तो क्यों ना सीएनबीसी आवाज पर अनिल हम एक काम करें, बता दें कि ये बैन वाली लिस्ट है जो बार बार आ रही है, जिससे हमारे दर्शक कम से कम बचे रहें या फिर फंसे नहीं। संतोष, ये क्या सही आइडिया होगा? बिल्कुल है ना। तो आप भी moneycontrol.com पे डालेंगे ये सूची, बिल्कुल, क्योंकि उन शेयरों में पोजीशंस लेके लोग फंस सकते हैं। बेसिकली इसमें 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो स्टॉक बैन में आ रहा है तब आ रहा है जब कोई बड़ी खबर है और कुछ बड़ा एक्शन हो रहा है, चाहे तेजी की तरफ हो चाहे मंदी का, अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, उससे बैन में आ रहा है, कोई ट्रिगर है न्यूज फ्लो का, तब तो समझ में आता है। दूसरा तरीका यह कि बिना किसी खबर के आराम से बैन में पड़े, सही बात है। तो वो ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि क्यों है, किसका इंटरेस्ट है कि इतनी पोजीशन बनाकर रखें वायदा कारोबार में कि स्टॉक का मूवमेंट कोई भी उसको कंट्रोल दूसरा न कर सके, न बेच सके, न खरीद सके। तो वो ज्यादा रिस्की है। अगर स्टॉक किसी खबर की वजह से कुछ एक्शन हो रहा है, बड़ी पोजीशंस बन गई, बैन में आ गया, तब तो समझ में आता है। सही बात है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 2008 में अगर आपने देखा होगा कि कई सारे जो कंपनी से मिड कैप से उनके प्रमोटर्स ने काफी शेयर्स प्लेज करके रखे थे, तो जो ऑपरेटर जिनको ये स्टॉक को तोड़ना था उन लोग जाके उसे एफएनओ में जबरदस्त शॉर्ट सेल करते हैं। सही बात है।
कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि प्रमोटर्स का काफी प्लेज शेयर है, वो नहीं चाहते कि कोई जाके एफएनओ में इसे शॉर्ट सेल करना लगे। तो जब आप देखेंगे कि कुछ न्यूज नहीं है तो भी ये स्टॉक बिल्कुल। तो देखिए, आपको सीएनबीसी आवाज देखने की जरूरत है और लगातार देखने की जरूरत है। हम ये सूची हर रोज सुबह आपसे शेयर करते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। moneycontrol.com पर जाकर पढ़िए इन सब लिस्ट के बारे में, और संतोष जी के आर्टिकल्स बहुत जबरदस्त होते हैं, उनको आप पढ़िए और हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और अगर रेगुलेटर्स भी हमें देख रहे हैं तो उनको भी जरूरत है इस समय जागने की, और एनएससी को इस समय एक्शन लेने की जरूरत है। इस नोट पर आप दोनों से मैं शुक्रिया कहूंगा इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। संतोष जी, अनिल जी, आप दोनों का धन्यवाद। और अब 3 बज चुके हैं तो बारी है निफ्टी कॉल की। इसके पहले एक बार दुनिया के बाजारों पर नजर डालिए। थोड़ा वीकेंड मूड वहां भी है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अमेरिकन मार्केट्स जो कल हमने देखा था कुछ संभलते हुए नजर आए थे, आज वहां पे क्या उम्मीदें हैं वो भी देखना चाहिए। पहले यूरोप की बात करते हैं। आइए देखिए, आपके सामने कैक, डैक्स, फुत्सी, ये सभी हल्की कमजोरी दिखाते हुए नजर आएंगे। कैक में गिरावट थोड़ी ज्यादा, लेकिन अमेरिका में फ्लैट से संकेत है। अभी तक कोई खास संकेत है नहीं वहां से। 20,500 के आसपास डाउ फिलहाल डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे बाजार में आपको क्या करना चाहिए? आज के दिन जब हमने भारी उतार चढ़ाव देखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, हमारे एक्सपर्ट्स जाते जाते वीकेंड के लिए क्या पोजीशन बनाने की राय दे रहे हैं। मनीष हाथीरमानी पहले एक्सपर्ट हैं और ये आपको राय दे रहे हैं निफ्टी बेचने की 8,980 के टारगेट के साथ। 9,220 पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहां से करीब 100 पॉइंट ऊपर होगा, और टारगेट जो ये दे रहे हैं हमें 8,980 का, वो सिर्फ 40 पॉइंट नीचे है। तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस वक्त एडवर्स है, शायद उछाल पे बेचें तो बेहतर होगा आपके लिए। वैशाली पारेख प्रभुदास लीलाधर की सेल कॉल दे रही है निफ्टी पे। इनका स्टॉप लॉस का लेवल थोड़ा सा नीचे है 9150, तो 25 पॉइंट ऊपर है, और टारगेट इन्होंने दिए हैं 9,050, तो ये 75, यानी ये रिस्क रिवॉर्ड ठीक बैठता है। वैशाली के लिहाज से आप शॉर्ट कर सकते हैं। मानव हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, आपकी निफ्टी कॉल। देखिए, जो करंट लेवल्स में सेटअप बन रहा है, कहीं ना कहीं द मोमेंटम काफी डिमिनिश हो चुका है, एंड मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से एक अच्छी करेक्टिव डिक्लाइन हम देख सकते हैं। सो अपसाइड में सेल करने की सलाह है। 9170 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो लोअर टारगेट्स है 8980 का है। ओके, 8980 के ही टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 8170 की तरफ बन रहे हैं, तो 8980 ये लेवल पॉपुलर दिख रहा है नीचे की तरफ। वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब, आप भी मंदी की राय देंगे? नहीं प्रदीप, मेरी तेजी की राय है। यहाँ से मुझे लगता है बाउंस बैक आएगा। 9060 का स्टॉप लॉस होगा और 9230 का टारगेट होगा। शायद मंडे नहीं, लेकिन ट्यूसडे तक आना चाहिए। 9,230 तक ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ पर 9,060 पे एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करनी चाहिए। वागले साहब को लगता है नीचे जगह कम है, ऊपर ज्यादा है, तो मंदी क्यों करें, तेजी करें। ये बिल्कुल लॉजिकल दिखाई देता है फिलहाल इस लेवल के आसपास। और आइए रुक करते हैं फिलहाल बाजार की तरफ और देखें और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर खास तौर पे नजरें बनी हुई है। देखिए, निफ्टी को कमजोर करने वालों में एक तो सन फार्मा शामिल है, करीब 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी गिरावट हमने आते हुए देखी है। इसके अलावा आज हिंदुस्तान जिंक में तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली है नतीजों के बाद। और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं, आने वाले नतीजों की भी लिस्ट लंबी है, उन सभी पर राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। इस वक्त आप देखिए बाजार 9,115 के आसपास चल रहे हैं। 1:1 के आसपास का आपको रेशियो नजर आएगा एडवांस डिक्लाइन के बीच। तो निचले स्तरों पे थोड़ा सा गिरावट थमी भी है, लेकिन कोई बहुत खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब ये देखिए कि अगला हफ्ता अब एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो 4 दिन बाकी हैं एक्सपायरी को। और अगर आप इस पूरी सीरीज पे नजर डालें तो आपको पिछले 1 महीने का मूवमेंट अगर हम दिखाएं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो आप पाएंगे कि लगातार 3 अच्छी सीरीज के बाद ये सीरीज दरअसल अब निराश करती हुई नजर आ रही है। 4 दिन बाकी है, हालांकि थोड़ी हम जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अनिल, जनवरी में 480 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था जनवरी सीरीज में। फरवरी में बढ़ा 330 पॉइंट, मार्च में बढ़ा 230 पॉइंट,
तो यानी 350 हुआ, फिर 250 हुआ, 230। अब 130 और अब इस बार अभी तो माइनस है, 40 पॉइंट नीचे हैं। ये सीरीज खुली थी 9160 पे, तो हम 9120 पे हैं, 40 पॉइंट नीचे हैं। 3 सीरीज बहुत ही शानदार रहने के बाद ये जो है अब रिवर्सल के संकेत वाली थोड़ी सीरीज या कम से कम थमने के संकेत तो आ रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे नई बाइंग शायद नहीं हो रही है। अच्छा, ये एक सबसे बढ़िया एक्शन जो दिख रहा है वो दिख रहा है बैंक निफ्टी में। देखिए क्या बेहतरीन चार्ट है, लेकिन वहां भी हाँ देखिए कितने बढ़िया चार्ट निकाल कर लाए हमारे डायरेक्टर साहब। देखिए कैश में क्या है बैंक निफ्टी 21,545 और फ्यूचर में 21,520-25 के आसपास, दोनों चार्ट एक साथ रखिए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी कैश में आपको दिख रहा है 50 पॉइंट ऊपर और फ्यूचर में दिख रहा है 35 पॉइंट ऊपर, यानी कि 85 पॉइंट का डिफरेंस बैंक निफ्टी में हुआ है आज के सेशन में। जो बैंक निफ्टी प्रीमियम में था, प्रीमियम से अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, कल ये बदला, परसों बहुत ज्यादा डिस्काउंट था, कल फिर से रिवर्सल हुआ, आज फिर से बैंक निफ्टी डिस्काउंट में जाता दिख रहा है बैंक निफ्टी। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि फ्यूचर्स में डिस्काउंट होता हुआ दिख रहा है। 35 पॉइंट का डिस्काउंट है इस वक्त बैंक निफ्टी में। तो अब होगा क्या, या तो बैंक निफ्टी कैश में गिरना चाहिए या फ्यूचर में डिस्काउंट इतना ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ज्यादा संभावना इस बात की कि अगर लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं तो फिर इतनी जबरदस्त शॉर्ट डिस्काउंट पे शॉर्ट बनाना, ऐसा कोई या तो कोई ऐसी खबर हो कि बैंक शेयरों के लिए बैंक निफ्टी के लिए इतनी बुरी खबर हो कि बड़ी जोर से गिर जाए। वो रिजल्ट में तो नहीं दिख रहा प्रदीप, क्योंकि रिजल्ट उतने खराब आने होते तो आ जाते थे। HDFC इंडस्इंड और यस ने दे दिए। हाँ, एक्चुअली रिजल्ट तो इतने कमजोर नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो पूरी तेजी बनी है तकरीबन बैंकिंग स्टॉक्स में, खासतौर पर सरकारी बैंकों में, इस उम्मीद से कि एनपीए को लेकर कोई बड़ी घोषणा होगी, वो भी हो नहीं पा रही है। अब देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हो रही है, संकेत आ रहे हैं, लेकिन वो बड़ा एक्शन प्लान जिसे आप ये अंदाजा लगाएं कि 8 से 4 क्वार्टर के बाद, जैसे रघुराम राजन ने रोड मैप दिया था कि अगले 4 क्वार्टर में इतने एनपीए निकल आएंगे, वैसे यहाँ से सरकार ये रोड मैप देखी 4 नहीं 8 क्वार्टर में ये एनपीए एक बार बताए तो सही कि कितने कम हो जाएंगे, क्या वो स्कीम है। और आपको तो अच्छी तरह मालूम है, हम लोग तो मार्केट ट्रैक करते हैं कि ये राइट ऑफ करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। बड़ा राइट ऑफ होगा, बड़ा इक्विटी इन्फ्यूजन होगा, तभी ये सुधर पाएंगे। ये तो दुनिया भर में सबको पता है। तो उस रास्ते पर लोग नहीं जा रहे, इसलिए भी थोड़ी सी निराशा, और ग्लोबल भी तो ढीला ही है। तो चलिए सिद्धार्थ सेरानी हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के, उनसे लेते हैं राय इस वक्त। सिद्धार्थ, आपको समझ में आ रहा है कि इतना डिस्काउंट आज होने की क्या वजह है? बैंक निफ्टी में कैश से नीचे चल रहा है, और क्या वाकई में इतनी बड़ी निराशा है या बैंकिंग शेयरों के बेचने की कोई बड़ी वजह आपको दिखती है? गुड आफ्टरनून। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जरूर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक निराशा जरूर आ सकती है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में हम मानते हैं कि इक्के दुक्के कंपनी है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे स्लिपेजेस का थोड़ा सा कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था कि स्लिपेजेस कंट्रोल में थे। साथ ही साथ दूसरे मिड कैप पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जरूर निराशा आ सकती है। लार्ज कैप की बात करें अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, तो हम मानते हैं कि जिस हिसाब से अभी तक रुझान रहा है, HDFC के भी नतीजे अच्छे आए हैं, लोन बुक ग्रोथ भी करीब 19% के आसपास आया है ब्लेंडेड, तो ये भी एक काफी अच्छा आया है। येस बैंक का थोड़ा सा निराशा जरूर देखने मिला है हमें, बट मैं मानता हूं कि दूसरे एस्पेक्ट से, जैसे अगर NII या प्रॉफिट की बात करें तो ये सारे स्टेबल हैं। हम मानते हैं कि ग्रोइंग है, एडवांसेस अच्छे हैं। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे तो हम मानते हैं कि अभी भी येस बैंक और इंडसइंड बैंक पे गिरावट पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे चिंता की कोई विषय नहीं है। मानते हैं कि यहाँ से अच्छी मजबूती से स्टॉक में परफॉर्मेंस आ सकता है 3 से 6 महीने में। एक बात लेकिन यहाँ पे देखनी चाहिए अनिल आपको कि अप्रैल सीरीज में ही डिस्काउंट हो रहा है। मई में देखिए तो वहाँ 21,555 के आसपास के लेवल दिखाई दे रहे हैं इस वक्त निफ्टी बैंक पे। 21,555 मई में है प्रदीप, बराबर है, लेकिन मई की प्रीमियम आप गिनिए इस महीने के फ्यूचर से तो कितनी हुई 20 पॉइंट के आसपास की, और कैश से हुई मुश्किल से 10 पॉइंट की, तो ये प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो डिस्काउंट बनाया वो इसी सीरीज में बनाया अभी मतलब ये परसों हुआ, कल रिवर्स हुआ, आज फिर से हो गया। परसों मैंने इसलिए इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, मुझे लगा कि वीकली एक्सपायरी के चलते, तो कल एडजस्ट भी हो गया था, कल बराबर था, आज अचानक से डिस्काउंट हुआ। और अच्छा, डिस्काउंट होने का एक मतलब ये भी कि अगर कैश में ऊपर है तो कहीं तो कैश में खरीदारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये नेगेटिव साइड देखें तो फ्यूचर्स में कौन ऐसा है जिसे बैंक निफ्टी इतना डिस्काउंट में बेचना है? और ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा डिविडेंड वाला मामला, और डिविडेंड वाला होता तो पहले से एडजस्ट हो जाता, आज क्यों हो रहा है? तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। जहां एक और कैश में 21,400 जो बैंक निफ्टी पर बेहद अहमियत वाला लेवल है, वो बैंक निफ्टी तोड़ नहीं रहा, वहीं फ्यूचर्स डिस्काउंट में चल रहे हैं। ये है आपके साथ। ओके, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त हमारी नजर होनी चाहिए खास तौर पे आगे आने वाले नतीजों पर। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग नतीजा जो सोमवार को आएगा वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग का,
यहाँ पर अलग अलग ब्रोकर्स की ओर से जो अनुमान दिए गए हैं काफी अच्छी ग्रोथ के हैं। 26-27% NII बढ़ने का अनुमान अलग अलग एक्सपर्ट्स की ओर से आ रहा है, एनालिस्ट की ओर से। और मुनाफे के लिहाज से भी आप देखें तो 18 से 22% तक मुनाफा बढ़ने के अनुमान निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ अब इस चर्चा में HDFC सिक्योरिटीज के दीपक जासानी भी जुड़ चुके हैं। जासानी साहब, क्या लगता है आपको? गुड आफ्टरनून। आप ये इंडिया बुल्स हाउसिंग के बारे में पूछ रहे हैं? जी, किस तरह की उम्मीद है आपको इस स्टॉक से और इस सेक्टर से? हमारे कवरेज में ये स्टॉक वैसे नहीं है, लेकिन स्टॉक काफी बढ़ चुका है। जनरली ये स्पेस बहुत ही फैंसी में रही है, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। इसके अलावा इसके पहले एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, तो इसके हिसाब से इसमें भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होनी नॉर्मल है। ओके, और इस बीच बज गए हैं 3:15 और ये वक्त होता है हमेशा आपके लिए BTST या फिर STBT का, और ये हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। सोमवार को होगी मुलाकात, और उससे पहले कौन से शेयर हैं जो आज आप ट्रेड कर सकते हैं, इस पर देख लेते हैं। जय ठक्कर आनंद राठी सिक्योरिटीज के कहने कि अपोलो हॉस्पिटल में आप करिए खरीदारी, और 1162 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा 1195 के लक्ष्य के लिए। ये होगा सोमवार के लिए एक ट्रेड। और दूसरा ट्रेड बनता है आपका जुबिलेंट फूड वर्क्स पर 1015 के स्टॉप लॉस के साथ 1055 की टारगेट के लिए खरीदारी। तो दोनों में खरीदारी की राय जाएगी। कुणाल सरावगी इक्विटी रश के सन टीवी पे बाई कॉल दे रहे हैं 925 पे स्टॉप लॉस, 950 के टारगेट। DLF पे भी बाई कॉल है 181 पे स्टॉप लॉस, 189 के टारगेट कुणाल की ओर से आते हुए। मानव, आपके BTST या STBT? जी, मेरा एक बाय और एक सेल रहेगा। सबसे पहले बाय है NTPC पे। कहीं ना कहीं मार्केट्स ऐसे लेवल्स पे है तो एक थोड़ा डिफेंसिव BTST लेने की सलाह है, और स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है विद वॉल्यूम्स के साथ ऑन द इंट्राडे चार्ट्स। तो मेरा ऐसा मानना है स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। 163 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट 176 का है। मेरा सेकंड कॉल है वो सेल है सन फार्मा पे। अगर हम स्टॉक देखें भी तो जो वीकली क्लोज है काफी वीक है, एंड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच करके क्लोज हो रहा है। 646 का अपसाइड में स्टॉप लॉस रहेगा, लोअर टारगेट है 615 के। ओके, तो खरीदारी भी करें और बिकवाली भी। सन फार्मा आज का कमजोर स्टॉक, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर जा सकते हैं। वागले साहब हमारे साथ हैं। वागले साहब, सेफ रहेंगे या फिर चूंकि निफ्टी पर आप बुलिश है तो दोनों बाय कॉल्स? अनिल जी, मैं दोनों बाय के साथ जाऊंगा, दोनों BTST होंगे। पहला होगा सिंटेक्स 114 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर ए टारगेट ऑफ 120। दूसरा होगा सन टीवी, जिसमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है, 930 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर ए टारगेट ऑफ 945। ओके, तो यह है आज के लिए BTST और STBT कॉल्स जिन पर आप ट्रेड करके मुनाफा हासिल कर सकते हैं सोमवार के दिन। लेकिन आज हमारी नजर एक और सेक्टर पर है, और वो है IT स्टॉक्स पे जो खबर आ रही है। विप्रो में जिस तरह से हमने सुना कि वहां पर कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, इसके पहले कुछ और कंपनियों की ओर से भी इस तरह की खबरें सुनने को मिली है। इस पर हमारी खास तौर पे नजर बनी हुई है, और IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियां अगर छटनी करने की सोच रही हैं तो इसके पीछे क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ समीक्षा कैपिटल के फाउंडर भाविन शाह इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो सालों तक IT सेक्टर को ट्रैक कर चुके हैं और बड़ी FII ब्रोकरेजेस के साथ काम करते रहे हैं। भाविन, स्वागत है आपका। भारतीय कंपनियां ये जो अब लोगों को निकालने पर मजबूर हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? नहीं, ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से तो अभी तो उनके जो डिसीजंस है उसकी असर थोड़ी बहुत आएगी। मतलब IT कंपनीज को लोकल अमेरिका में लोकल एम्प्लॉयज थोड़ा ज्यादा हायर करने होंगे, थोड़ा उसका कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन वो मेरे हिसाब से अगर जो डोनाल्ड ट्रंप जो रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं उसकी एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकती है। IT कंपनीज को जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से पहले भी 3-4 साल पहले से हम लिखते आए हैं कि जो प्लेटफॉर्म बेस्ड डेवलपमेंट की जो ट्रेंड है, क्लाउड में जो शिफ्ट हो रहा है सब, उसमें इंडियन IT कंपनीज ने पहले से काम नहीं किया है। तो एक तरह से उनको एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने गंवा दी है
और उससे भी ज्यादा अगत्य की बात यह है कि जो पूरा जो क्लाउड का ट्रेंड है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा हो रहा है, प्लेटफॉर्म बेस्ड डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, तो उससे ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री का काम जो पहले की तरह जो ग्रोथ हो रहा था वो नहीं हो रहा है। वो सबसे बड़ी वजह है मेरे हिसाब से। लेकिन भाविन ये बताइए कि हम हर तिमाही के बाद आईटी कंपनियों से सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, बदलती टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि ये कंपनियां पूरी रफ्तार से बदलाव नहीं कर पा रही? हाँ, हम देखें कि पिछले 20-30 साल से जो भी काम हो रहा था आईटी इंडस्ट्रीज में, तो क्या हो रहा था कि जो भी दुनिया की सबसे जो बड़ी कंपनियां थी, बड़ी इवन मिड साइज कंपनियां, वो हर साल देखती थी कि उनको जो भी इंडस्ट्रीज में है वहां पे उनको कम्पीट करने के लिए, कस्टमर्स को लाने के लिए या फिर अपना इंटरनल मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, वो ज्यादातर वो सब सॉफ्टवेयर वो कस्टमाइज डेवलपमेंट हो रहा था। सो इतनी सारी कंपनियों में इतना सारा कस्टम डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसकी वजह से जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है, इंडिया की है, अमेरिका की है, उनको बहुत हर साल ज्यादा काम मिल रहा था। एक स्टैंडर्ड था कि हर साल नया काम मिलता है, ज्यादा काम मिलता है। लेकिन अभी क्या हुआ, 2-3 चीजें अभी ऐसी हुई है पिछले कुछ सालों में कि जैसे पूरा एक नजरिया बदल गया है। एक तो ऐसा हुआ है कि इंटरनेट बैंडविड्थ है, अभी अमेरिका की बात छोड़ो, इंडिया में भी इंटरनेट बैंडविड्थ अब बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारी बैंडविड्थ मिल सकती है। दूसरा ये है कि एक जो कॉन्सेप्ट है क्लाउड का, कि आप जो आपका अपना डेटा है, अपना सॉफ्टवेयर है, वो अपनी कंपनी में रखने के बदले क्लाउड में, मतलब कंपनी के बाहर कहीं पे होस्ट कर सकते हैं और वहां से यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि जैसे अब तक पिछले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब जैसे आया कि एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया कि पूरी सारी कंपनी के सब कर्मचारियों के पास ऑफिस, वर्ड है, एक्सेल है, सब है, ईमेल, आउटलुक है, तो वो कॉन्सेप्ट काफी और चीजों में भी अभी क्लाउड में होने लगा। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी अभी क्लाउड में है, गूगल का भी ऐसा सिमिलर एक सॉफ्टवेयर है क्लाउड में, और उसके उपरांत काफी सारी अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे कि पेरोल प्रोसेसिंग है, या फिर सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है, कस्टमर मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजों के एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस क्लाउड में मिलने लगे। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि हर एक कंपनी को अपने अलग सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है, एक मदर सॉफ्टवेयर है और वो थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके हर किसी के लिए काम में आ जाता है। तो भारतीय कंपनियां जो काम किया करती थी कि हर कंपनी के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाए, वो कारोबार ही दरअसल खत्म हो गया है और इस वजह से हमारी कंपनियों की हालत खराब है और अब छटनी की नौबत आ रही है। लेकिन ये देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि बाजार को सब पता होता है, आप जैसे एनालिस्ट लगातार वार्निंग देते रहे हैं, लंबा अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है, तो अब ठीक है ग्रोथ ज्यादा नहीं है, लेकिन इस लेवल पर फिर भी एंट्री तो बनती है। हाँ, हमने मतलब वो कभी ऐसा वक्त भी आएगा। अभी क्या हो रहा है कि मैंने ये पहले भी देखा है और कुछ कंपनियों में देखा है, इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी देखा है कि जब कंपनियां एक उनका ग्रोथ स्टोरी खत्म हो जाती है, और लेकिन कंपनियां अच्छी होती है, उनका प्रॉफिट भी होता है, तो वो कभी वो वैल्यू स्टॉक्स बन सकती है। लेकिन वो वैल्यू स्टॉक्स बनने के लिए, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो पैरामीटर्स है, वो काफी अलग होते हैं। तो उसके लिए अभी जो वैल्यूएशंस है उससे भी कम होना पड़ेगा, तब जाके ऐसा बनेगा कि डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया बन जाएगा, और उसके ऊपर डिविडेंड का ग्रोथ भी थोड़ा बहुत अगर रहता है, तो जाके जो दुनिया के बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी में दाखिल होंगे। तो लेकिन उसके लिए मेरे हिसाब से हम अभी क्या है कि हम ग्रोथ के जोन में नहीं है या वैल्यू जोन में भी नहीं है, हम इन दोनों के बीच में खड़े हैं अभी। तो ये अभी थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, या फिर या तो स्टॉक थोड़ा करेक्ट होंगे या फिर स्टॉक्स इसी भाव पे चले रहेंगे कुछ समय तक, बाद में वो वैल्यू इमर्ज होगी, तब जाके वो वैल्यू नजरिए से इस कंपनियों में जो बहुत अच्छी कंपनी है जैसे इन्फोसिस या टीसीएस है कि जिनका कैश फ्लो भी अच्छा रहता है, डिविडेंड भी अच्छा दे सकते हैं, वो कंपनियों में तब जाके शायद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
शुक्रिया लेकिन अभी भाविन उसके आपका। लिए थोड़ा जल्दी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो अभी ये ग्रोथ स्टॉक रहे नहीं और वैल्यू स्टॉक बनने में तो वक्त बाकी है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ ये बताइए, इस क्वार्टर की जब हम बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी देख लिए हैं 2 नतीजे, अब अगले हफ्ते मंगलवार को विप्रो के नतीजे आएंगे। क्या व्यू है आपका, क्या कॉल दे रहे हैं आप विप्रो पे खास तौर पे और आईटी पे इन जनरल? किसी स्टॉक में आपकी बाय कॉल है? देखिए, जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उसमें से हम मानते हैं कि माइंट्री का रिजल्ट्स हालांकि पैट थोड़ा गिर के आया था बट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। अगर दिग्गजों की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, हम ये अभी भी नरमी रहेगी क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्जिन इरोशन बरकरार रहेगा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आईटी स्पेस में मानते हैं कि मिड कैप आईटी स्पेस पे एक कॉन्ट्रा कॉल जरूर लिया जा सकता है। कंपनीज लाइक परसिस्टेंट सिस्टम जो डिजिटल स्पेस में काफी अच्छा कर रही है, आईओटी का जो करार किया है आईबीएम के साथ, हम मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकता है कंपनी के लिए। रेवेन्यू में फ्लो इन हो रहा है, प्रॉफिट्स में भी फ्लो इन होगा आने वाले समय में। हम मानते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी स्पेस में अगर कोई 1 से 2 साल की अवधि के लिए अगर दाव लगाना चाहे तो इसे जरूर बाय किया जा सकता है। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स ये है एक मिड कैप आईटी स्टॉक्स जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। खरीदारी काफी स्टॉक्स में होती हुई दिख रही है इस वक्त आखिरी मिनटों में। और एक और स्टॉक वागले साहब आपसे फिर पूछना चाहूंगा, आज कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सीएससी दिन के हाई पॉइंट पर नहीं, हाई पॉइंट पर तो नहीं लेकिन मजबूत बंद होता दिख रहा है, 1.5-2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है 918 के आसपास। चार्ट पर क्या संकेत है, क्या सोमवार के लिए खरीदारी की जा सकती है इसमें? अनिल जी, अपमूव बरकरार है, मैं समझता हूँ खरीदा जा सकता है। हल्का सा थोड़ा सा डाउनसाइड होगा तो ऐड किया जा सकता है। मुझे लगता है ये सोमवार या अगले 2 या 3 दिनों में 960 की तरफ की मूव की शुरुआत है, तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ ये स्टॉक में। एफएनओ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कैश में तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। ओके, अच्छा वागले साहब, एक स्टॉक देखिए एक्सिस बैंक, क्योंकि यहाँ पर आज जो क्लोजिंग आ रही है मुझे लगता है करीब 2 से 3 महीने की सबसे बुरी वीकली क्लोजिंग आपको बनती हुई दिख रही है। और जो हमारे अनुमान है अगले हफ्ते, हालांकि रिजल्ट आने वाला है, वक्त तो है, लेकिन जो अनुमान निकल कर आए हैं अलग अलग ब्रोकरेजेस से, मुनाफे में भारी गिरावट की आशंका यहां पर बन रही है। हमारे पोल के मुताबिक 60% तक मुनाफा घट सकता है। और इनकी जो वॉच लिस्ट है, करीब 13,000 करोड़ के लोन्स हैं जो डाउटफुल हैं, उसमें से कुछ ब्रोकरेज तो कह रहे हैं कि 3,500 से 4,000 करोड़ इस क्वार्टर में एनपीए होने का डर है। क्या ये एक स्टॉक अगले हफ्ते के लिए शॉर्ट करने का बनता है? प्रदीप, बिल्कुल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ने की तैयारी में है जो कि 484 है। करंटली 1-1.5 रुपए उसके ऊपर होगा और जैसे ही होगा मुझे लगता है ये 450 की तरफ जाएगा। तो आप जो बोल रहे हो वो चार्ट्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं ये बेचने की सलाह दूंगा। शायद अगर ऊपर चांस मिलता है तो और ऐड करें। जब तक ये 493, 494 के ऊपर नहीं जाता है ये स्टॉक वीक होगा। ऑन द डाउन साइड 450, 440 ये लेवल्स देखने को हमको मिल सकते हैं अगले मंडे या ट्यूसडे को। साहब, आप भी बेरिश हैं इस पे? मिस्टर जासानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्या आपने पूछा था? एक्सिस बैंक पे आप भी बेरिश हैं? एक्सिस ब्रॉडली दी कॉरपोरेट लेंडर्स के लिए अभी भी सही वक्त नहीं है। ये सारे रिजल्ट्स में से निकल आता है और एक्सिस बैंक में थोड़ा सा स्ट्रेस अभी भी बाकी है। सो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं हो तो थोड़ा रुक सकते हैं। इस बीच कुछ छोटे छोटे प्राइवेट बैंक्स प्रति बड़े एक्शन में आते दिख रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक 7.5% मजबूत दिन के हाई पॉइंट पर और इसे खरीदेंगे। जय, क्या कहेंगे आप? तेजी की जाए? मानव, माफ कीजिएगा, मानव जी, इनफैक्ट अगर साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी हद तक चल चुका है। करंट लेवल्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टॉक एक शॉर्ट टर्म डिप दे करीब 23 के सपोर्ट के आसपास, डेफिनेटली स्टॉक में अगले हफ्ते एक एंट्री पॉइंट बनती है। अगर हम देखें भी तो अनिल जी, काफी टाइम के बाद स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मंथली ब्रेकआउट दिया है एंड उसके बाद जो वॉल्यूम्स के साथ सपोर्ट आया, आई थिंक ये स्टॉक
के पास पोटेंशियल है ऑल टाइम हाइस की तरफ जाने के लिए। सो ये स्टॉक को मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए डेफिनेटली काफी बुलिश है और हमारा जो अपसाइड टारगेट है करीब 30 का है, एंड वो एक बार ब्रेक करे तो इवन 35 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। सो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। ओके, फिलहाल मार्केट आज क्लोजिंग के करीब आ चुका है। ये देखते हैं कैसी हो रही है इस हफ्ते की क्लोजिंग। अब 9120 के आसपास निफ्टी और 21,560-65 के आसपास बंद होते हुए आपको फिलहाल निफ्टी बैंक नजर आएगा। इस हफ्ते के दौरान हमने ऊपरी लेवल पर जो दबाव बनते हुए देखा, खास तौर पे कौन से परफॉर्मर्स रहे हैं और अंडर परफॉर्मर्स। तेजी की तरफ ग्रासिम, HDFC बैंक और गेल, ये कुछ स्टॉक नजर आ रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी देखिए, अभी हम नतीजों की उम्मीद देख रहे थे कि काफी अच्छी मजबूती देखी जाएगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग ने इस हफ्ते शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा पिटाई हुई है ICICI बैंक और यस बैंक की नतीजों के बाद, और ये स्टॉक खास तौर पे फोकस में होना चाहिए। एक्सिस बैंक नतीजों के पहले ही करीब 4-5% इस हफ्ते गिरता हुआ नजर आया है। कुल मिलाकर आज वॉल्यूम भी थोड़े से हल्के हैं। बिल्कुल, और इस बीच IRB इंफ्रा को लेकर बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए ये अर्जी दे सकते हैं। स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में है, ये ध्यान में रखें, लेकिन स्टॉक के लिए पॉजिटिव खबर। 3.5% का उछाल IRB क्या बैन से निकलने की तैयारी में है। खबर के बाद देख लेते हैं किस तरह की पोजीशंस बनी, कुछ कम होती दिखी है क्या। IRB इंफ्रा 3.5% मजबूत है, 1-1.5% ओपन इंटरेस्ट घटा है, कोई खास नहीं। तो आखिरी मिनटों की खबर है तो शायद थोड़ा जल्दी आई होती। तो अमूमन स्टॉक मुश्किल से ही बाहर निकल पाते हैं, बिल्कुल एक्सपायरी के बाद ही बाहर आते हैं आमतौर पर देखने को मिला है। लेकिन आज की क्लोजिंग तो हो चुकी है और 9120 और 21,575 निफ्टी और निफ्टी बैंक की। ये क्या है अभी सेंसेक्स? ओके, 62 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या लेवल्स दिख गए मुझे। 50-50 का मामला पूरे मार्केट में, और कुल वॉल्यूम आज 4.25 लाख करोड़ के आसपास है, जो थोड़ा सा हल्का है। कैश मार्केट का वॉल्यूम हालांकि शानदार है। आज सुबह करीब जब सुबह हम वागले साहब के साथ शो कर रहे थे तो मेरा ये कह रहा था कि मुझे निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी की उम्मीद है। तो आज बैंक निफ्टी तो मजबूत बन हो गया कैश में, कि फ्यूचर में एकदम फ्लैट बंद हुआ है। फ्यूचर में 3 पॉइंट नीचे दिख रहा है, कैश में 80-85 पॉइंट ऊपर हो गया है। इंटरेस्टिंग है, अभी इसको कैसे समझाया है शायद अगले हफ्ते इसका जवाब मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर कैश में 21,400 के लेवल को तोड़ नहीं रहा है, उसके आसपास सपोर्ट लेकर बार बार रिकवर होता हुआ दिख रहा है। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स 4 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी 21,550 के लेवल पर 60 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है एडजस्ट होकर। निफ्टी 9,100 के ऊपर बंद हो रहा है। तो अभी भी आपको कंफ्यूज ही रखेगा। जो सुबह हम बात कर रहे थे, या तो 9,100 के नीचे बंद हो तो खराब होगा, या 9,200 के ऊपर बंद हो तो खराब होगा, अच्छा होगा। दोनों ही नहीं हुआ, फिर से वहीं पर। लेकिन अगर आप तेजी में हैं तो ये प्रार्थना जरूर कीजिए कि 21,400 निफ्टी बैंक का ना टूटे। प्रार्थना हम तो रोज कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं 4 दिन से कि 21,400 के नीचे न जाए। 21,400 देखिए 2 दिन से तो आपकी प्रार्थना सुनी गई है। 3 दिन से, 3 दिन प्रदीप, 2 दिन 21,396 और आज 21,386 कुछ बना है। मतलब 400 के नीचे टिका नहीं 2-3 मिनट नाम के लिए। 21,000 में अब 10-12 पॉइंट की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, तो घूम फिर कर उसके वहां पर ट्रेड नहीं हो रहा है, तो अभी अच्छा संकेत है। चलिए, वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जासानी साहब आपका, संदीप पागले, सिद्धार्थ सेडानी और मानव चोपड़ा आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं स्टॉक 2020। आज तो रिजल्ट्स बड़े जबरदस्त, 5.5% हेमंत की टीम के रिटर्न्स और नीरज के रिटर्न्स 2% के। आज के बाजार को देखते हुए 2% के रिटर्न्स भी कम नहीं, लेकिन 5.5 तो कमाल ही है। ओके, 2% रिटर्न तो ITDC ने कमाए। आई लेटर का दिन था, IT लेटर का दिन था। ITDC और ITI दोनों ने ही कमाल किया। बजाज हिंदुस्तान और मनाली पेट्रो, ये बाकी 2 स्टॉक थे जो बड़ी तेजी में आज आकर बंद हुए हैं। वहीं नीरज ने रेडी को खेतान खरीदने की राय दी। बलरामपुर चीनी मैक्स फाइनेंशियल शॉर्ट करने की राय भी सही थी। तो चीनी शेयरों ने आज इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा अच्छा किया है। आप कह रहे हैं बाजार को देखते हुए इनका परफॉर्मेंस, मैं कह रहा हूँ ये इनका परफॉर्मेंस देखते हुए बाजार को देखना बंद कर देना चाहिए, तभी पैसे बनेंगे। ये बात तो सही है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते रहेंगे तो आपको डर लगा रहेगा। और ये जो स्टॉक चल रहे हैं जो हम आपको हर रोज बताते हैं, स्टॉक 2020 में, उसमें आप पैसे लगा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो ये आपके लिए। लेकिन अब पूरे हफ्ते इतना उतार चढ़ाव, टाइट रेंज में कंफ्यूजन, सीरिया, कोरिया, अमेरिका, सबकी इतनी खबरें सुनकर आप तनाव में आ गए होंगे बहुत। अब हो गया है फ्राइडे, सारे ट्रेडिंग सेशन खत्म, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के तुरंत बाद थोड़ा आपको रिफ्रेश, बिल्कुल वीकेंड बस्ती का वक्त है, रहिएगा हमारे साथ।